हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए हैं आपदा प्रबंधन का पार्ट 3 वीडियो, और इसमें हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले बीबीआई ऑब्जेक्टिव पर्सन को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते, तो इससे बाहर आपका एक भी पर्सन नहीं पूछेगा। और ये पार्ट 3 वीडियो है, और पार्ट 3 वीडियो में हम लोग जो है बीबीए ऑब्जेक्टिव पर्सन और आपदा प्रबंधन का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को कवर करने वाले हैं, जो आप ही के आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट और अंतिम वीडियो है आपदा प्रबंधन का, और इससे बाहर आपका एक भी पर्सन नहीं पूछेगा। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी कि ये लास्ट वीडियो को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में आपदा प्रबंधन से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम्स में आपदा प्रबंधन से एक भी पर्सन नहीं छूटेगा। तो वीडियो बहुत ही आपके लिए नॉलेजेबल है और इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। तो देखते हैं आज का प्रश्न है, और आज का प्रश्न लिया गया है चैप्टर नंबर 5 जो है आपदा प्रबंधन का, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। और इसमें पहला नंबर प्रश्न देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। यानी कि जो प्राकृतिक आपदा होता है जो प्रकृति के माध्यम से आती है और जो मानव जीवित तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक आपदा। जैसे बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, ज्वालामुखी, चक्रवाती तूफान, भूकंप, ये सब जो है प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। तो इसका जवाब जो है आप जल्दी से जाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए यहाँ पे कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सार्वजनिक टेलीफोन, बी में है मोबाइल, और आपका सी है वाकी टोकी, और डी में आपका दिया हुआ है रेडियो। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या होता है? आपका सार्वजनिक टेलीफोन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आज का युग का बात कहा जाए, यानी कि आज का बात कहा जाए, तो आज का सबसे लोकप्रिय साधन है मोबाइल फ़ोन, यानी कि स्मार्टफोन जो है। तो यहाँ पे संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या बोला जाएगा? यहाँ पे सार्वजनिक टेलीफोन बोला जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए कि वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ रेडियो संचार, ऑप्शन बी में हैम रेडियो, और ऑप्शन आपका सी में दिया हुआ उपग्रह संचार, और डी में है अंतरिक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि अंतरिक्ष जो है वैकल्पिक संचार साधन नहीं है। इनके अलावे रेडियो संचार, हैम रेडियो और उपग्रह संचार तीनों जो है वैकल्पिक संचार साधन का उदाहरण है। अब आइए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए हमारा जो 4 नंबर प्रश्न है कि सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसे हम लोग कहते हैं रिमोट सेंसिंग उपग्रह, का प्रयोग किस लिए होता है? तो देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है दूर संचार के लिए, बी में है मौसम विज्ञान के लिए, ऑप्शन सी में है संसाधनों की खोज के लिए, और ऑप्शन डी में है सभी के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उनमें से सभी, यानी कि सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो 5 नंबर प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए यहाँ पे कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है, यानी कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि जो है भूकंप से प्रभावित है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भारत का करीब जो है 56% हिस्सा जो है भूकंप की आशंका वाला है। और रिक्टर स्केल के अनुसार अगर कहा जाए तो 2.0 से भी तीव्रता से कम वाले भूकंपीय झटकों की संख्या रोजाना लगभग 8000 होती है। यानी कि ये इंसान को महसूस नहीं होता, यानी कि हम लोग को जो है 2.0 का जो भूकंप होता है झटका, इसे हम लोग महसूस नहीं होता है, और ये रोजाना 8000 होती है। ठीक, 8000 बार होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 56%। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो 6वां नंबर प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है। तो यहाँ पे वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन जो है इनमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए आपका है टेलीफोन है, फिर पेंजर है, मोबाइल है, उसके बाद वाकी टोकी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी किसका उपयोग हो रहा है? तो मोबाइल का उपयोग हो रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोबाइल, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं स्मार्टफोन। अब आइए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा जो 7वां प्रश्न है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि केबल का टूट जाना, ऑप्शन बी में है संचार टावरों की दूरी, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है टावरों की ऊंचाई से कमी, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मेन कारण जो होता है वो आपका केबल का टूट जाना होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा केबल का टूट जाना।
अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और अंतिम जो है चैप्टर है आपदा और सह अस्तित्व जो है, इसका लास्ट चैप्टर है आपदा प्रबंधन का। और ये देखिए 8वां प्रश्न को कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक आपदा कौन होगा, आग लगाना है या फिर बम विस्फोट या फिर भूकंप या फिर रासायनिक दुर्घटना है। तो यहाँ पे प्राकृतिक आपदा का क्या उदाहरण हो सकता है, वो आपका भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा का उदाहरण हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन मानव जनित आपदा है। तो यहाँ पे आपको मानव जनित आपदा बताना है कि कौन जो है मानव जनित आपदा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सांप्रदायिक दंगे, उसके बाद आतंकवाद, महामारी और इनमें से सभी। तो ऊपर में जितना भी देखने पा रहे हैं सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, तीनों जो है मानव जनित आपदा है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। हमारा जो 10 नंबर प्रश्न है, कृषि सुखाड़ होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कृषि सुखाड़ किसके कारण होता है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जल के अभाव में या फिर मिट्टी की नमी के अभाव में या फिर मिट्टी के क्षय के कारण या फिर मिट्टी की लवणता के कारण। तो कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव के कारण, यानी कि जल के कमी के कारण क्या होता है, कृषि सुखाड़ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा जो 11वां प्रश्न है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, यानी कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि कौन से चीज़ में होती है। देखिए आपका ऑप्शन में अब दिया हुआ है फसलों को, पशुओं को या फिर भवनों को, और डी में है उपरोक्त सभी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाढ़ से सबसे अधिक हानि सभी में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा फसलों को, पशुओं को और भवनों को, यानी कि इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हमारा जो 12वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए यहाँ पे कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, यानी कि जहाँ पे सुनामी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे मकानों का निर्माण जो है कहाँ पे करना चाहिए, किस जगह करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कि समुद्र तट के निकट, ऑप्शन बी में है समुद्र तट से दूर, ऑप्शन सी में है समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, या फिर ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। हमारा जो 93वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कि भू संकलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है, यानी कि जहाँ पे भू संकलन वाला क्षेत्र है, एरिया है, उसमें ढलान पर मकानों का निर्माण जो है क्या है, एक उचित है या फिर अनुचित है या फिर लाभकारी है या फिर उपयोगी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लाभकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा जो 14वां प्रश्न है कि रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है, यानी कि रिंग बांध जो होता है ये किसके लिए उपयोगी होता है। देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है सूखा, ऑप्शन बी में है चक्रवात, सी में बाढ़, फिर डी में है सुनामी। तो रिंग बांध जो है किसके लिए उपयोगी अधिकतर होता है, वो आपका बाढ़ के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बाढ़। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा जो 15वां नंबर प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आता है तो उस एरिया में भवन का निर्माण जो करना चाहिए कैसा करना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अंडाकार या फिर त्रिभुजाकार या फिर चौकोर या फिर आयताकार। तो जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आता है उस एरिया में जो है भवनों का आकृति कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा आयताकार। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा जो 16वां प्रश्न है कि सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि सुनामीटर जो होता है उसके द्वारा समुद्र तल में क्या मापते हैं। देखिए ऑप्शन में आपका है बाढ़ या फिर सूखा या फिर चक्रवात या फिर डी में दिया हुआ है सुनामी। तो सुनामीटर के द्वारा हम लोग सुनामी को मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। देखिए हमारा जो 17वां नंबर प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं की दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं आपदा प्रबंधन। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा जो 18वां प्रश्न है कि बिहार में कितना जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण की योजना है, यानी कि बिहार में कितना जमीन जो है जिसमें बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण की योजना किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 4000 वर्ग फीट, और ऑप्शन बी में है 40,000 वर्ग फीट, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है 400 वर्ग फीट या फिर 4 वर्ग फीट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4000 वर्ग फीट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है।
अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा जो 19वां प्रश्न है कि आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब आपदा होता है तो उसके समय में कौन सी समस्या जो है संचार में बाधक होती है। देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूट जाना, या फिर सड़कों का जहां तहां ध्वस्त होना, या फिर ऑप्शन सी में दिया हुआ है समय पर विदेश से धन की प्राप्ति ना होना, और डी में आपका दिया हुआ है महामारी फैलना। तो आपदा के समय कौन सी समस्या सबसे ज़्यादा बाधक होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूट जाना। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा जो 20वां प्रश्न है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिया हुआ है कि स्थानीय प्रशासन, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है स्वयंसेवी संगठन, और ऑप्शन सी में है गांव मोहल्ले के लोग, और ऑप्शन डी में है ये सभी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखिए हमारा जो 21वां प्रश्न है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, निम्नांकित विकल्पों में कौन सा विकल्प जो है सबसे अधिक सही माना जाएगा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सूरज का ताप अधिक प्राप्त होना, और ऑप्शन बी में है घनी वृष्टि होना, या फिर ऑप्शन सी में दिया हुआ है धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना, और ऑप्शन डी में है नदी का बांध टूटना। तो इसका सही उत्तर और सटीक उत्तर सबसे ज़्यादा जो होगा सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा जो 22वां प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 को कौन सा आपदा आया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2004 में जो है भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद महासागर में उठी लहरों की वजह से भयंकर सुनामी आया था। तो कौन सा आपदा आया था 2004 में, भयंकर सुनामी आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 10 के साइंस के एनसीईआरटी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है साइंस के एनसीईआरटी नोट्स, उसके साथ साथ आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्लास 10 का मैथ्स का फुल चैप्टर का मिल जाएगा। आप जो है उसे जरूर परचेज कीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो पे जल्द ही।